Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of Indian economy, today we will study the introduction to Indian economy. सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की. यूपीएससी के अंदर आपको इकोनॉमी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें आगे क्या पढ़ना है. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले लिखा है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद आता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट. फिर गवर्नमेंट का बजट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो इरीगेशन मेथड या इरीगेशन सिस्टम है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो इश्यू या रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स है एग्रीकल्चर के, ई टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स को मदद करती है. तो ये सारा हमें पढ़ना होगा. उसके बाद आता है इश्यू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज. जो सब्सिडी दी जाती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, बफर स्टॉक का इश्यू क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, टेक्नोलॉजी मिशन क्या है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ. फिर आता है इकोनॉमिक एनिमल रियरिंग में. फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री के बारे में आता है इंडिया के अंदर. उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और इसके रिलेटेड स्कीम्स. फिर आता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देन लिबरलाइजेशन इफेक्ट क्या है इकोनॉमी के अंदर, क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बदलाव आया था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ा था. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट्स और रेलवेज के बारे में पढ़ना है और लास्ट में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ना है. तो ये सारा यूपीएससी का सिलेबस है जो आपको दिया हुआ है. बात करते हैं लेक्चर स्कीम्स की. तो हम लोग चैप्टर वाइज इस तरह से हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन. फिर आता है कंसेप्ट ऑफ नेशनल अकाउंटिंग एंड इनकम यानी कि जीडीपी, जीएनपी, बेस ईयर. तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे. फिर आता है फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ पर मनी मार्केट या बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कैपिटल मार्केट. देन इन्फ्लेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फॉरेन सेक्टर, फिस्कल सिस्टम, टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजटिंग, 5-year प्लान एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, various type of investment models and resource mobilization, international economic organizations in the world and in India both. तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, आपके पूरे सिलेबस को इस 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है. लेक्चर्स के अंदर 12 से ज़्यादा आपके वीडियो की सीरीज हो सकती है बिकॉज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बैंकिंग को 4 भाग में. और भी कई सारे जो चैप्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है उसको भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी के अंदर. तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है. तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, 2 वर्ड को मिला के. सबसे पहला आता है ओइकोस यानी कि फैमिली, हाउस होल्ड या कोई भी एस्टेट, और पीछे आता है नोमोस. नोमोस का मतलब है कोई भी कस्टम, लॉज एटसेट्रा. तो यानी कि दोनों को मिलाकर बनता है. सपोज यहाँ से हम हाउस होल्ड लेते हैं, यहाँ से मैनेजमेंट या लॉज वगैरह लेते हैं. तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, ये एसेंशियल मीनिंग है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स लॉजिक वहाँ पर अप्लाइड होता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है जहाँ पर आपको स्कैरसिटी के अंदर चॉइस बनानी हो. इस प्रकार की प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स का लॉजिक अप्लाइड होता है. जैसे कि लैंड एक स्कैर्स रिसोर्सेस है. अब वर्ल्ड का 15% का पॉपुलेशन इंडिया में रहता है और इंडिया के पास वर्ल्ड की 2.4% की लैंड है. तो यहाँ पे ह्यूज प्रेशर है लैंड के ऊपर. और लैंड क्यों चाहिए हमें, एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और कई सारे यूसेजेस के लिए. तो इसका रैशनल और जुडिशियस यूज होना ज़रूरी है और यहाँ पर अप्लाइड होता है इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स से हम लोग क्या बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी. तो जो चैलेंजेस है एसोसिएटेड लैंड से उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2012, जहाँ पर जितने भी लैंड क्लेम किए गए हो फार्मर्स, इंडस्ट्री या दूसरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के द्वारा, उन सबको एड्रेस किया गया है और लैंड को सही से रिहेबिलिटेट और रीसेटलमेंट किया गया है लोगों को इस बिल के जरिए. तो इस बिल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म्स जब हम पढ़ेंगे तब. आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझते हैं. तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहाँ पर सोसाइटी कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करती है वैल्यूएबल कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल.
तो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि किस प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर चॉइसेस बनाती है और किस प्रकार से हमारी सोसाइटी डिटरमाइन होती है अपने रिसोर्सेज के ऊपर से, यानी कि उनके चॉइसेस पर डिटरमाइन करती है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, बिकॉज वो क्या सिलेक्ट करती है अंडर स्कैरसिटी। तो ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है आपको कि इकोनॉमी होता है या इकोनॉमिक्स होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो थियरी है और इकोनॉमी वो है प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार की थियरी देखते हैं, जैसे कि मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। और इकोनॉमी के अंदर रियल पिक्चर के बारे में बताया जाता है। जब हम थियरी को अप्लाई करते हैं किसी सर्टेन एरिया के अंदर, तो वो प्रैक्टिकलिटी बन जाती है और वो बन जाता है इकोनॉमी। तो आपके सिलेबस के अंदर, यूपीएससी के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इकोनॉमी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स थियरी है, वो ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, काफ़ी थियोरीज की बात करता है। ये सारा आपका अगर आप मास्टर्स या बैचलर वगैरह डिग्री कर रहे हो उसके लिए काम के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स एज अ थियोरी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन। एग्जाम्पल के तौर पर द इंडियन इकोनॉमी, द रशियन इकोनॉमी, द फ्रेंच इकोनॉमी एट्सेट्रा। अगर कोई इकोनॉमी डेवलप्ड है तो हम उसको बोलते हैं द डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब चैलेंजेस भी है, हर चीज़ का चैलेंज होता है, तो इकोनॉमिक्स का क्या चैलेंज है? तो मेन चैलेंज जो है कोई भी इकोनॉमी का, कोई भी कंट्री का, वो है कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करना, पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज वाली हो, उनके सर्वाइवल और वेलबींग के लिए। गुड्स में क्या आएगा? बेसिक गुड्स में फूड, शेल्टर एंड गारमेंट्स, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर्स, एसी, कार, मेडिसिन, कंप्यूटर, ये भी गुड्स है, लेकिन ये बेसिक के अबव वाले हैं। अब सर्विसेज में भी बेसिक सर्विस आती है, जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हुआ, एजुकेशन हुआ। एडवांस लेवल का सर्विस क्या आएगा? जो हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्विस होगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरवेज, टेलीफोन, इंटरनेट, रेलवेज एट्सेट्रा। अब इस चैलेंज के दो एस्पेक्ट है। सबसे पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के पॉपुलेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना। और दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अवेलेबिलिटी तो कर दी, सप्लाई नेटवर्क कैसा है? सप्लाई नेटवर्क प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सपोज माल आपने तो इकट्ठा करके रख दिया, हमने अवेलेबिलिटी मैनेज कर दी, लेकिन उन तक पहुंचाना कैसे है? तो ये भी एक एस्पेक्ट है इस चैलेंज का इकोनॉमी के अंदर। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल। यहाँ पे मैं आपका कंसर्न करूंगा इकोनॉमी को लेकर स्पेशली और करंट अफेयर्स को। तो आप देखिए, ये वाला जो ब्लू कलर है वो करंट अफेयर्स का है और ये जो ब्लू कलर है वो इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी के अंदर 2017 के अंदर सिर्फ रेशियो कम हुआ था, बाकी ऑन एन एवरेज आपके इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स तो है ही इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं 2011 टू 2019 का एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर देखो इकोनॉमी के अंदर 2017 में 8 क्वेश्चन थे। बाकी आप इन सबको देखकर अगर अंदाज़ा लगाए तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, और करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो इकोनॉमी है सब्जेक्ट, ये डायनामिक सब्जेक्ट है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़कर करंट अफेयर से ही आपके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो, आरपीएससी, जीपीएससी, वॉटएवर। ठीक है, तो हल्का सा बेसिक आपको पढ़ना है, जो आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा कुछ हमारे हैंडआउट्स और मटेरियल होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इतना आप वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स देख लेंगे तो आपका स्टैटिक पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको डायनेमिक सोर्स पकड़ने हैं, यानी कि करंट अफेयर्स या उससे जुड़ी हुई चीज़ें पकड़नी है, वेबसाइट्स रेफर करनी है, न्यूज़पेपर रेफर करना है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, गवर्नमेंट बजट हुआ, पीआईबी हुआ, ऑल इंडिया रेडियो हुआ। तो वहाँ से आपको एनालाइज करना है और एक नोट्स बनानी है स्टैटिक के आधार पर, बिकॉज आपको स्टैटिक पता चलेगा तो ही आप न्यूज़ समझ पाएंगे। अगर न्यूज़ में कुछ नया वर्ड आया हो तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है रमेश सिंह की या तो संजीव वर्मा की, उसको रेफर कर सकते हैं। वो सिर्फ रेफरेंस बुक है, उनको आपको पूरा नहीं पढ़ना। अगर आपने इस वीडियो सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया हो, आपने पीपीटीज अच्छे से देख ली हो, कंसेप्ट हमारे वीडियोस के अंदर आपने क्लियर कर दिए हो, तो आपको स्टैटिक के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि टॉपिक वाइज डिवाइड किया है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पूछे गए 2011 से लेकर 19 तक।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से बनकर आ रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर, मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आया गया है, और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस में सिर्फ 2 साल के लिए ड्रॉप किया था, बाकी ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर एक भी साल के अंदर क्वेश्चन ना पूछा हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो 4 टॉपिक है इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया है कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ना है, और कौन से टॉपिक्स जो है वो आप एक वेग या तो एक थोरो रीडिंग के थ्रू करके उसको जाने दे सकते हैं। यानी कि प्रायोरिटी डिसाइड होती है आपकी कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है। तो आईएमपी आपको खुद को ही एनालाइज करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको करके बताया कि टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, सिर्फ 2 साल नहीं पूछे। और बाकी जो टॉपिक है इकोनॉमी के अंदर, उन सब में ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे कि प्लानिंग आप देख लीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए 2 साल, 2019 और 2014 के अंदर। अब यूपीएससी के अंदर ये पैटर्न है, अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को आपको खुद को एनालाइज करना है। अगर आप राजस्थान की एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी, आरएस वगैरह की, गुजरात में जीपीएससी की दे रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए। अगर मैं जीपीएससी की बात करूँ तो प्लानिंग के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम के ऊपर आपकी जो स्टडी पैटर्न है वो चेंज हो जाती है। नो डाउट आपका सिलेबस सेम हो। क्लियर। मेंस की बात करते हैं यूपीएससी के अंदर, तो जीएस पेपर 3 के अंदर आता है आपका इकोनॉमी। 20 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमी से निकल के आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, तो ध्यान से आप इसको वीडियो को फॉलो करिएगा और समझिएगा। फर्दर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या तो हमें ईमेल आईडी पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैम्पल क्वेश्चंस निकाले प्रीलिम्स के ऊपर, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं इकोनॉमी में, ताकि इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम ओवरऑल आइडिया ले लेके एग्जैक्टली क्या इकोनॉमी के अंदर पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। 2014 से मैंने शुरुआत किया है आपके प्रैक्टिस या सैम्पल क्वेश्चंस दिखाने के लिए, बिकॉज 2014 से पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी के अंदर और काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो इकोनॉमी में क्या असर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा सरकार का, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इकोनॉमी का, और चौथा है कि जो टोटल सेविंग इकोनॉमी की बढ़ जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, डायरेक्ट बुक में से उठाया गया हो वैसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक प्रैक्टिकलिटी अप्लाइड करनी पड़ेगी। यानी कि इकोनॉमी आपको, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो हार्ड नहीं है, कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना। कंसेप्ट समझ लिया तो ये आंसर आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता क्या चल रहा है आपको कि कई सारे प्रकार के एक्सपेंडिचर भी आते हैं। ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। हाल फिलहाल इसका आंसर है सी, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, यानी कि लोन सस्ती मिलने लगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज लोग सस्ते दाम पर लोन उठाएंगे और इधर उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इकोनॉमी पर यह असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 2015 से मैंने उठाया हुआ है कि जो सीपीआई इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, वो कौन निकालता है, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसका आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कन्फ्यूजन सबसे पहले होता है लेबर ब्यूरो एंड सीएसओ के ऊपर, लेकिन सीएसओ ऑप्शन में है नहीं, तो लेबर ब्यूरो यहाँ पर आंसर बनता है। दूसरा, जो आरबीआई है और ये जो डीओपीटी है वो इजीली रूल आउट हो जाता है, बिकॉज आरबीआई डीओपीटी का कोई लेना देना नहीं है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, लेबर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ध्यान में रखकर। और जो डीईए है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो बजट बनाता है। सो इजीली आप आंसर दे सकते हैं सिंपल लॉजिक लगाकर, बिना रट्टा लगाए, कि लेबर ब्यूरो इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन 2016 से निकाला, अटल पेंशन योजना, ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। मैं अलग अलग एरिया से आपको क्वेश्चन उठा के यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि पता चले कि स्कीम अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अगर आप कोई लॉजिक वाला यानी कि इंटरेस्ट वाला, मैंने बताया कि अगर कम ज़्यादा होता है तो मार्केट में क्या असर होता है, तो क्वेश्चन या तो आपको स्टडी किस प्रकार से करनी है, किस पैटर्न से करनी है, वो आपको क्वेश्चंस बताएंगे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बताना ज़रूरी है।
ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि जो मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम है ये वाली, वो मेनली टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को। दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वाले हैं, जैसे कि दुकान में काम करने वाले एम्प्लॉय वगैरह, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो उनका कोई पेंशन वगैरह मिलता नहीं है, तो अटल पेंशन योजना से जुड़कर वो अपना पेंशन कवरेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला गया है कि कोई भी एक फैमिली मेंबर उसको ज्वाइन कर सकता है। और तीसरा है कि जो पेंशन अगर सपोज एक्स पर्सन ने ली है, उसके मरने के बाद उसकी वाइफ को, अगर वाइफ ने ली है तो हस्बैंड को, हस्बैंड ने ली है तो वाइफ को, उसको स्पाउस को मिल जाएगी उसके मरने के बाद। ऑप्शन यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। स्कीम के अंदर ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ एक फैमिली में से कोई एक मेंबर ज्वाइन करेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ओनली कंडीशन क्या है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट वाला अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन अप्लाई करके, और उसका बाद में जो भी प्रीमियम कटना होता है वो बैंक से डायरेक्ट कट जाता है। ये क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज न्यूज़ में कई सारी बार इस स्कीम के बारे में आर्टिकल छपे हुए हैं कि लमसम इतने सब्सक्राइबर हुए इस स्कीम के बारे में, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसका मेंशन हुआ था। तो दो जगह से ये रेफरेंस लेकर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आप देख लो कि किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी डायनेमिक है, बिकॉज स्टैटिक आपने पढ़ा, स्कीम आपने पढ़ी, तो न्यूज़ में आप अगर नज़र रखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि इसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर पूछा गया 2017 में। क्यों? बिकॉज जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर, जीएसटी अप्लाई हुआ था। तो कौन से एडवांटेज मिलेंगे जीएसटी अप्लाई करने के बाद, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला एडवांटेज दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में कि ये मल्टीपल टैक्सेस को हटाकर मल्टीपल अथॉरिटी से ये सिंगल मार्केट सिंगल टैक्स बना देगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट को ड्रास्टिकली कम कर देगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बताया गया कि जो हमारा ग्रोथ है इनॉर्मसली इंक्रीज होगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी और हम लोग चाइना को ओवरटेक करेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर है ए। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि हाँ ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक बना देगा, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके। लेकिन ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जीएसटी डॉक्यूमेंट में नहीं बोली कि करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा या तो हम लोग चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। ये सारे जो टर्म्स है करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, ये आने वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। फिर 2018 से क्वेश्चन है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। ये काफ़ी बार न्यूज़ में आया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। ये इंसेंटिव्स है बैंक के द्वारा दिया गया मर्चेंट को डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए उनके बैंक्स के थ्रू। दूसरा है ऑप्शन अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर को जो अमाउंट पेड बैक किया जाता है बैंक के द्वारा जब वो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए। तीसरा है ये चार्ज है मर्चेंट को दिया गया बैंक के द्वारा कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहे पेमेंट को अपने कस्टमर्स के थ्रू बैंक के डेबिट कार्ड से। और चौथा है ये इंसेंटिव्स दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए बाय द कस्टमर्स पीओएस मशीन्स के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ये चार्ज है मर्चेंट को जो दिया गया है, यानी कि जो पैसा दिया गया है, या तो आप बोल सकते हैं कि इंसेंटिव्स या बोनस दिया गया बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने क्या किया कस्टमर से डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लिया था। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो ई पेमेंट सिस्टम वगैरह बढ़ गया था और काफ़ी न्यूज़ में था। तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी बार मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में जिक्र हुआ था और इसलिए ये आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। 2019 में ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, अगर किसी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आ सकता है, 2019 से उठाया हुआ है। ये कौन पब्लिश करता है? IMF, UNCTD, WEF या वर्ल्ड बैंक? तो आंसर है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है। तो हर ही साल ये पब्लिश होता है और इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर कोई एनालिसिस देख लीजिए। 2017 के अंदर इकोनॉमी में 16 क्वेश्चन थे और यहाँ पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो यूपीएससी जो है वो इस
पर्टिकुलरली इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो इनकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसी रहती है, मीडियम प्रकार की ज़्यादातर, ठीक है। मीडियम प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, उसके बाद इजी, हार्ड क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं, एक या दो कभी कभार हो जाता है। सिमिलरली 2018 में भी आप देख लीजिए, ये सारा हमने प्रीवियसली मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पूरा एनालिसिस देख लिया था। अब डायनेमिक सोर्स, स्टैटिक सोर्स की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ये वीडियो देख लीजिए, पीपीटी या हमारा जो हैंडआउट मटेरियल है उसको रेफर कर लीजिए, स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको डायनेमिक सोर्स के ऊपर जाना है तो आप वहाँ पर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आपको न्यूज़पेपर कोई भी एक कंपलसरीली पढ़ना होगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन आती है हर हफ्ते, तो ये अगर आपको टाइम मिले तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आते हैं उनका इनके पर्टिकुलर ऑथर्स जो है एनालिसिस करते हैं अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हमारी मैगजीन, और हमारा एक करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज चलती है यूट्यूब के अंदर, तो उसको भी आप देख सकते हैं हर रोज़ का करंट अफेयर्स एनालिसिस। अगर इकोनॉमी का आएगा उसके अंदर न्यूज़ तो आपके इकोनॉमी में काम आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के भी न्यूज़ आपके उस करंट अफेयर्स एनालिसिस के वीडियो में कवर हो जाते हैं। क्लियर? शुरू करते हैं थोड़ा बहुत डिटेलिंग को लेकर। तो माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स दो भाग में डिवाइड होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सपोज प्रोडक्शन या आउटपुट देखना है किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री का या बिजनेस का, कंज्यूमर या उसके बिहेवियर का, जैसे कि कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ, कितनी ऑफिस स्पेस है, आपके पास कितनी कार है या ऑफिस के लिए कितनी कार है, तो ये छोटे छोटे लेवल की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि नेशनल प्रोडक्शन, आउटपुट, जीडीपी वगैरह की बात करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह टर्म्स आते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं मोटा मोटा जो हम लोग हिसाब किताब देखते हैं वहाँ पर हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिलेबस की अगर आप बात करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करना है, माइक्रो नहीं। फिर तीसरा आता है मेजो इकोनॉमिक्स। तो मेजो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी कि ये मैक्रो और माइक्रो को जोड़ता है या तो एक इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएरीज। इसको इसलिए बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मेजो एक रिलेटिव टर्म है। इस मेजो के अंदर कौन से सेक्टर आएंगे, जैसे कि ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको माइक्रो टू मैक्रो सिनेरियो बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो तीन भाग में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, आप ये तीन जो डिवीजन है वो हर बच्चा जानता है कि तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं या इकोनॉमी होती है। प्राइमरी सेक्टर आप जानते हो एग्रीकल्चर के नाम से, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, टर्शरी सर्विस सेक्टर के नाम पर। ये कॉमनली नोन है इंडिया के डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन इसमें डिटेलिंग काफ़ी अलग है। इंडिया की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 12% का आता है अप्रोक्सीमेटली, और वर्कफोर्स जो डिपेंड है इनके ऊपर वो है 51% का। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 28% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर इंडिया में, और 22% का जो वर्कफोर्स है उस पर डिपेंड है। और टर्शरी में 60% का जीडीपी वहाँ से निकल कर आता है, और सिर्फ 27% के लोग वहाँ पर डिपेंडेंट है या तो काम करते हैं। डिटेल में समझते हैं तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल, मिनरल्स, ये सारा क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर है। अगर कोई इकोनॉमी पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है तो उसका नाम इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग नाम रख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा था और है भी। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में से चीज़ बनी है उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करता है। सपोज टमाटो प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर में, उसको प्रोसेसिंग करते केचप बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है, टेक्सटाइल सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बोला जाता है। टर्शरी सेक्टर, सपोज केचप बना दिया अब उसको बेचना है तो वो होगा टर्शरी सेक्टर या तो सर्विस सेक्टर। इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की, जैसे कि एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, ब्रांडिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर ली, सेम होता है टाइप्स में भी। तो एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी, कि आपका देश किस प्रकार के इकोनॉमी में आता है। तो वो कैसे डिसाइड होता है,
एक तो उनका शेयर कितना है जीडीपी के अंदर, यहाँ से जीडीपी का शेयर कितना, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना। अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा शेयर होगा जीडीपी के अंदर तो हम लोग उस देश को बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और दूसरा, लोग कितना डिपेंड है, रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सपोज यहाँ पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो डिपेंडेंसी के हिसाब से इंडिया बन जाएगा एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, समझते हैं आगे हम लोग। पहला आता है एग्रेरियन इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी को एग्रेरियन बोलेंगे अगर उसका जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो 50% या उससे ज़्यादा हो। आज़ादी के समय पर, आज़ादी के बाद इंडिया इस प्रकार का इकोनॉमी था, लेकिन बदलते समय के साथ जो कंट्रीब्यूशन है एग्रेरियन इकोनॉमी का वो ऑलमोस्ट 18% हो गया, लेकिन जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की वो ऑलमोस्ट 60% है उनके लाइवलीहुड के लिए। तो मॉनेटरी टर्म के अंदर इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है। अगर डिपेंडेंसी रेशियो की बात करते हैं तो इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो इस प्रकार से इंडिया जो है वो पहला एग्जाम्पल बनता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कि दोनों प्रकार से अलग अलग इकोनॉमी वहाँ पर डिराइव होती है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का अगर 50% या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी के अंदर तो उसको बोला जाएगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो जो मौजूदा वेस्टर्न इकोनॉमीज है जो सर्विस सेक्टर वाली है, यूएसए, यूके, जापान वगैरह, तो अर्ली इंडस्ट्रियल एरा के अंदर इन्होंने क्या किया, अपना इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना के रखा था। वो उस समय पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज या इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने ये सारे फेज को क्रॉस कर दिया है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच गए। हाल फिलहाल में वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गए, सर्विस इकोनॉमी बोला जाता है। तीसरा यहाँ पर आ गया, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर 50% या उससे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है तो उसको बोलेंगे टर्शरी सेक्टर या सर्विस इकोनॉमिक कंट्री। जो पहला लॉट था इंडस्ट्रियल नेशंस का, यूएस, यूके, जापान वगैरह, वो अभी बन गए सर्विस इकोनॉमी। पहले वो थे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या सेकेंडरी इकोनॉमी। जो लास्ट डिकेड था 2003-4 से लेकर 2012-13, तो यहाँ पर कई सारा ग्रोथ हमें दिखा है सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है, हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यानी कि 65% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, जबकि इंडस्ट्रियल आता है 27% और एग्रीकल्चर आता है 8% का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर की बात करते हैं तब। तो अगर कोई कंट्री सक्सेसफुली इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है तो उसका पॉपुलेशन शिफ्ट होता है, पैटर्न शिफ्ट होता है और वो दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन इंडिया एग्रेरियन से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कभी आया नहीं है, हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बने। इसलिए हम लोग मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह जैसा प्रोग्राम चला रहे हैं, बिकॉज वो फुलफिल होना ज़रूरी है। बिकॉज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, चाहे वो अनपढ़ हो, अनस्किल्ड हो, व्हाटएवर, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही उनको जॉब मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी इंडिया के अंदर ज़्यादा है, बिकॉज सर्विस सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको स्किल्ड या सेमी स्किल्ड होना ज़रूरी है। आप अनपढ़ होंगे तो सर्विस सेक्टर में आप जॉब नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या प्लांट के अंदर जॉब मिल सकती है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी के अंदर बस इतना ही। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर या व्हाटएवर ओवरऑल डाउट हो तो कमेंट में बताइए, या तो ईमेल के अंदर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई सजेशन हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।